नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने कंप्यूटर के सारे PYQs को कवर किया जो कि यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा अभी तक पूछे गए हैं। और वो सीरीज़ बहुत बेहतरीन है। जिन साथियों ने उसको फॉलो किया है उनको उसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिला होगा। अब आप बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके मॉक टेस्ट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देखने के लिए मिल रहे होंगे। और जिन साथियों ने उस पूरी सीरीज को फॉलो नहीं किया है, अभी आपके पास टाइम है। केवल 27 क्लासेस हैं, एक एक घंटे की लगभग क्लासेस हैं। हर क्लास में 20 से 21 क्वेश्चनों का डिस्कशन हुआ है और इतने में आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दिया गया है। तो रिवीजन के दृष्टिकोण से या पढ़ने के दृष्टिकोण से बहुत बेहतरीन क्लासेस हैं। और हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम यूपी स्पेशल भी आप लोगों को करवाएंगे, तो यूपी स्पेशल के भी लगभग 300 से 400 प्रश्न हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों को हम अब करवाएंगे लगभग, मान के चलिए 10 से 12 क्लासेस आएंगी। तो 10 से 12 क्लासेस ये यूपी स्पेशल के रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपका पूरा PYQs कंप्लीट हो जाएगा जो इंपॉर्टेंट है, और यूपी स्पेशल भी आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कि यूपी स्पेशल पढ़ा ना हो, और जिसने नहीं पढ़ा है, अब आपके समय इतना टाइम भी नहीं है कि आप पूरा यूपी स्पेशल पढ़ लें। इतने कम समय में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये सीरीज फॉलो करिए, बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ाया जाएगा। और इसका प्रॉफिट आपको आपके एग्जाम हॉल में जब बैठेंगे, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में होगा तो आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। बाकी आज की क्लास शुरू करते हैं, और क्लास के साथ आज हमारी ये नई सीरीज स्टार्ट हो रही है जिसमें कि हम क्या पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल के PYQs पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करते नहीं, पेपर नज़दीक है, टू द पॉइंट चलते हैं, सीधे चलते हैं हम अपने प्रश्न पे, ठीक है। आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है हमारा कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए है गौरैया, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है तोता, ऑप्शन डी है आपका सारस या फिर क्रेन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपको बताना है, तो बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो आप सबको इस प्रश्न का आंसर पता ही होगा, वो हमारा क्या है, वो है सारस क्रेन, ठीक है। क्या है हमारा उत्तर प्रदेश का, आपसे पूछे राज्य पक्षी कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सारस क्रेन है। आपको ये बात पता होगी, बिल्कुल पता होगी। आप कहेंगे तो कहेंगे इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये है कि इसी के साथ हम आपका रिवीजन करवाते हैं। किस चीज़ का रिवीजन कराते हैं, हम आपसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश का ये बताओ। अब इसी के साथ काफ़ी चीज़ों को देख लेते हैं। जिनको पता है अच्छी बात है, उनका रिवीजन होगा। जिनको नहीं पता वो आंसर बताएं, वो आंसर याद करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो आप बोलोगे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय चिन्ह है एक वृत्त है। वृत्त में क्या बनी है, मछलियाँ बनी हैं, मछलियाँ बनी हैं दोनों साइड। बीच में गंगा यमुना को दर्शाती हुई नदियाँ हैं। ऐसे है ना उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, ऐसे है, एक वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहता है। ऐसे बीच में ऐसे नदी आई हुई है, ये गंगा यमुना को दर्शाती हैं। यहाँ पे दो मछलियाँ बनी हुई हैं, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक तीर धनुष बना हुआ है। तो ये है उत्तर प्रदेश का क्या राजकीय चिन्ह है। अच्छा, आप बोलेंगे बस इतना ही, और कुछ बता दीजिए। तो ये बताइए राजकीय पुष्प कौन सा है। अब आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, चलिए बताइए फटाफट। तो आप बोलेंगे क्या है, पलास है। पलास या फिर इसको टेसू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेसू या फिर इसको पलास बोला जाता है। राजकीय पक्षी के साथ बताइए राजकीय मीन यानी कि राजकीय मछली कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो है चिताला मछली। क्या है, चिताला, ये राजकीय मीन है उत्तर प्रदेश की। अच्छा, एक बात और आपको याद करनी है, अगर आपसे पूछा जाए राजकीय जलीय जीव क्या है, जलीय जीव, ये यूपी की बात कर रहे हैं, राजकीय आगे लिखा हो, राज्य का जलीय जीव कौन सा है, ये आपको याद रखना है। मीन और जलीय जीव, जलीय जीव अगर आपसे पूछा जाए राजकीय कौन सा है, तो गंगा नदी डाल्फिन। क्या है, गंगा नदी डाल्फिन, गंगा नदी डाल्फिन, ठीक है। ये चलिए और कुछ तो और भी याद कर लीजिए। और क्या याद करेंगे आप, आपसे पूछा जाए कि राजकीय पशु कौन सा है, चलिए बताइए फटाफट। जो पढ़े हैं उनका रिवीजन हो रहा है, जो नहीं पढ़े हैं वो इसको सबको लिखते चलेंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। वैसे ये जनरल सी चीज़ें हैं, आशा है कि आप सब लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए बताइए राजकीय पशु क्या हो गया हमारा, बारहसिंगा। और पूछे राजकीय पक्षी हो गया। अच्छा, राजकीय वृक्ष बताओ आप लोग, क्या बताओगे आप लोग ये बताओगे कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। किसी को पता है, सबको पता होना चाहिए। क्या है राजकीय वृक्ष, अशोक का वृक्ष, अशोक या फिर इसको सीता का सीता वृक्ष भी बोलते हैं। अशोक या सीता वृक्ष भी इसको कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन देखा, एक क्वेश्चन के साथ हमने कितने सारे पॉइंट्स रिवीजन कर लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। अब आप इसका आंसर फटाक से बताइए, राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम नहीं खराब करना है। राज्य पशु कौन सा है, अभी हमने बताया कि क्या है, बारह सिंघा है।
तो चलिए इसका आंसर आप सब बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वैम्प डियर या फिर दलदली हिरण। क्या होगा? दलदली हिरण। अब कुछ लोग बोलेंगे अभी तो ऊपर आपने बारहसिंघा बताया, यहाँ पे दलदली हिरण, तो दोनों एक ही है, चाहे उसको दलदली हिरण बोलिए। दलदली हिरण क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो होते हैं ये बारहसिंघा, ये जो बारहसिंघा हैं जिसको इंग्लिश में स्वैम्प डियर बोला जाता है, ये दलदली हिरण इनको इसलिए बोला जाता है कि ये मुख्यतः जो दलदली इलाके होते हैं जैसे आर्द्र भूमियाँ, लंबी घास वाले मैदान, वहीं पे ये चरना पसंद करते हैं, वहीं पे रहते हैं, इसीलिए इनको दलदली हिरण भी बोला जाता है। इंग्लिश में याद रखिए स्वैम्प डियर बोला जाता है या फिर इनको बारहसिंघा बोला जाता है। और ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, ये बात आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। बताना है कि इसमें कौन सा सुल्तानपुर जिले के बारे में सही है। पहला है कि इसका पुराना नाम मीसापुर था। क्या था इसका पुराना नाम? मीसापुर। दूसरा ऑप्शन है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ पे स्थित है। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। देखिए पहले हम देखते चलते हैं अपने ऑप्शन से। पहला लिखा है कि इसका पुराना नाम मीसापुर था, तो इसका पुराना नाम मीसापुर नहीं था। सुल्तानपुर का प्राचीन नाम था कुशभवनपुर। क्या नाम था? कुशभवनपुर। ये बात आपको याद रखनी है। और ये नाम कहाँ से पड़ा कुशभवनपुर का? तो ऐसी मान्यता है कि जो भगवान राम के पुत्र थे जिनका नाम था लव कुश, दो लोग थे ना, तो जो कुश थे उन्होंने ही इसको बसाया था, इसीलिए इसको बोला जाता है कुशभवनपुर। ठीक है। और सुल्तानपुर के बारे में ये याद रखना है कि ये कभी कभी पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो सुल्तानपुर को याद रखना है ये गोमती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे सुल्तानपुर बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे ये बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। नहीं, दक्षिण में ये अयोध्या और अंबेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ नहीं है। ये कथन भी हमारा गलत है। और जो हमारा अगला कथन है कि सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है, यही बात इसकी सही है। अच्छा, इसके साथ अब आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग किए भी होंगे। आपके रूम में एक उत्तर प्रदेश से 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक मैप होना चाहिए रूम में। ठीक है। और उस मैप को जब आप, जो भी स्टूडेंट हैं जो खुद से खाना बनाते हैं, जब आप खाना बनाएं या फिर स्टडी टेबल पे जब पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो ये ऐसे मैप देखते रहें। इससे आपके इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे कि कौन से जिले, सारे जिलों को निहारते रहें कि कौन किसके उत्तर में है, कौन किसके दक्षिण में है। इंपॉर्टेंट जो हैं उनकी बाउंड्री देखते रहिए, रटिए मत, बस ऐसे बैठिए और देखते रहिए। रटेंगे तो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि कंफर्म तो है नहीं क्वेश्चन आएगा। ऐसा होता कि हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ रहा हो तो रट लें। आप देखते रहिए, पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से समझ लेंगे। आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करिएगा, होम डिस्ट्रिक्ट के अगल बगल देखना शुरू करिएगा, फिर अगल बगल जितने इंपॉर्टेंट है उनको देख लीजिएगा, बस देखिएगा, रटना नहीं है। ठीक है। एक बार दिमाग में सारी चीज़ें कभी कभी अपने आप सेट हो जाती हैं, बस आप देखते रहिएगा। तो जो इस टाइप के हैं कि उसके दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, वो क्वेश्चन आप आराम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न था, इसका आंसर हम देखते हैं। तो पहला तो हमारा गलत हो गया क्योंकि इसका नाम कुशभवनपुर था। दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा हमारा सही है कि केवल सुंदरलाल मेमोरियल हॉल क्या है, यहाँ पे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि राज्य पुष्प, उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प या राज्य पुष्प का नाम बताना है। हमने पहले ही बताया था कि पलाश या फिर टेसू जिसे हम बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पुष्प है। जितने भी राजकीय चिन्ह, राजकीय चीजें हैं, जैसे राजकीय चिन्ह क्या होता है, राजकीय पुष्प, राजकीय मीन, जलीय जीव, पशु और राजकीय वृक्ष, सारी चीज़ों की चर्चा इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में करवा दी थी, ताकि आगे प्रश्न आते जाएं और आप फटाफट सॉल्व करते जाएं और आपका रिवीजन होता जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमावर्ती राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश का बताना है कि इनमें से उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है, नहीं है, कौन सा नहीं है। अब ये बताइए फटाक से, बताइए हरियाणा है कि नहीं है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है। उड़ीसा है, ये बताइए उड़ीसा है नहीं। आप कहेंगे उड़ीसा कहाँ, उत्तर प्रदेश कहाँ। तो इसका राइट आंसर बहरहाल जो होगा वो हमारा उड़ीसा ही हो जाएगा। बिहार भी है और मध्य प्रदेश, उड़ीसा नहीं है, और हमें वही ढूंढना था कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। इसी के साथ अब देखिए, हम आपको पूरा नहीं पढ़ाने वाले हैं एक तरफ से, क्योंकि हम प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न का एनालिसिस देख रहे हैं, उसके एनालिसिस के साथ में जितनी संभावित चीज़ें हैं पेपर में आने की उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जो भी हमें लगता है वो हम आपको बता देते हैं इसके साथ, क्योंकि अब प्रश्न आया कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा नहीं है। तो हम उत्तर प्रदेश के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उनको एक बार देखते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्या हो गया हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश। अब हम ऐसे यहाँ पे देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमा, या ऐसे ठीक है बना दे रहे हैं। अब इसके साथ चारों ओर हम सीमाएं लिखेंगे। ठीक है। या फिर कोशिश करते हैं हम एक, बहरहाल भी मैप नहीं बनाते, इसी में बताते हैं। ठीक है। ऐसे समझिए, सबसे पहले ये बताइए कि उत्तर प्रदेश टोटल जो है
कितने स्टेट से जो है बाउंड्री शेयर करता है? उत्तर प्रदेश टोटल कितने जिलों से बाउंड्री साझा करता है? ये प्रश्न का आंसर सबसे पहले आप लोग देंगे, ठीक है, बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश जो सीमा साझा करता है वो आपके हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। किससे? हिमाचल प्रदेश से। अब इसके अलावा आप पूछेंगे और किससे साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश के बाद आपका उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड, हम यहाँ स्टेट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, राज्य की। आपको पता होना चाहिए कि एक देश भी है नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है। एकमात्र देश है नेपाल जिससे उत्तर प्रदेश आपकी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, नेपाल भी लिख देते हैं। उसके बाद आपका आता है बिहार से भी उत्तर प्रदेश बाउंड्री साझा करता है। किससे साझा करता है? बिहार से। बिहार के साथ में आपके झारखंड से भी साझा करता है। किससे? झारखंड से। जिनको याद है वो एक बार ध्यान से देख लें, जो पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है आप ध्यान से देखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। बहुत बेहतरीन, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाया गया है। ज़्यादा चीज़ें बताई नहीं जाएंगी, जितनी बताई जाएंगी वो बहुत महत्वपूर्ण होंगी। झारखंड के बाद किससे? छत्तीसगढ़ याद करिए। क्या? छत्तीसगढ़। 2-3 बार ऐसे बोलते रहिए, इससे क्या होगा कि चीज़ें आपके दिमाग में हो जाएंगी सेट। अगला है मध्य प्रदेश। और किससे साझा करेगा? मध्य प्रदेश से। और किससे साझा करेगा बताइए आप लोग जिन्होंने पढ़ रखा है। हमारे बोलने से पहले जब आप क्लास देख रहे होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, तो हमारे यहाँ लिखने से पहले आप कमेंट कर दिया करिए, तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है खुद से, मतलब हमें नहीं बताने के लिए, नहीं, खुद को खुद से बताने के लिए। राजस्थान हो गया। राजस्थान के बाद दिल्ली। अब बताइए, दिल्ली राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश? तो दिल्ली क्या है? एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा हरियाणा। उसके बाद हमारा प्यारा सा हरियाणा हो गया। सारे राज्य हमारे क्या हैं? प्यारे से हैं। तो ये हो गया हरियाणा। अब आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो गिन लीजिए। हरियाणा 1, हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, बिहार 4, झारखंड 5, छत्तीसगढ़ 6, मध्य प्रदेश 7, राजस्थान 8। 8 प्लस 1 ये हो गई हमारी दिल्ली। दिल्ली क्या है? हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, प्लस 1 देश हो गया हमारा। पूछा जाए कितने राज्यों से? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश से? 1। कितने देश से? 1। अब इतने फैक्ट को आपको नहीं भूलना है, ठीक है। एक बात और बता देते हैं इसी के साथ में, चलिए लिखिए फटाक से, जितनी चीज़ें याद आ रही हैं लिखते चलिए, ठीक है। ये याद रखना है आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन कौन बताएगा कौन सा स्थान है? चलिए, तो आप कहेंगे सर चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की, ये सारी चीज़ें लिखते चलिए। अगर हम इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, तो आप भी इतनी मेहनत कर सकते हैं। वैसे अगर टाइम नहीं है तो मत भी लिखिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, और कोशिश कर रहे हैं पीडीएफ में साफ साफ चीज़ें लिख ले रहे हैं। तो अगर पेपर नज़दीक है, समझ सकते हैं, तो अभी लिखना जो है हमारे हिसाब से अच्छा नहीं है, तर्कसंगत बात नहीं होगी। तो आप फटाक से इसको क्लास देखिए और पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो आपको इसमें से जैसे जो आ रहा है, जैसे जिनको काफ़ी चीज़ें याद हैं वो क्या करें, जिनको जो काफ़ी चीज़ें याद है ना वो लिखने का काम करें, क्योंकि आप पूरी पीडीएफ पढ़ेंगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर इसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता है ना, तो फटाक से रिवीजन करिए, जो नहीं आ रहा है वो पॉइंट लिखिए, तो फटाक से रिवीजन हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। अब इसके पहले जो है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा आपका राजस्थान है। कौन है सबसे बड़ा? राजस्थान। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, MH हम इसको लिख दे रहे हैं, ये हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। इतनी बातें आपको भूलनी है? कभी नहीं भूलनी है, कभी नहीं भूलनी है, ठीक है। अच्छा, एक बात आप और याद रख लीजिए, इसी के साथ में हम इतनी चर्चा कर ही रहे हैं तो एक चर्चा और कर लेते हैं। वो हमारी क्या चर्चा है? वो हमारी चर्चा ये है, आप बताइए उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान हम स्वरूप देते हैं, वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप, ये कब अस्तित्व में आया? यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप कब अस्तित्व में आया? आप लोग कमेंट करके बताइए। जितनी टाइम में हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको नोट मिल जाए, ठीक है, लिखना ना पड़े। हम ये पीडीएफ आपको दे देंगे, आप जितने टाइम में हम लिख रहे हैं आप कमेंट करिए इसका आंसर जिनको पता है। यूपी का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप अस्तित्व में कब आया? अस्तित्व में कब आया? कमेंट कर लिए आप लोग? चलिए देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 9 नवंबर सन 2000, ठीक है। जो वर्तमान यूपी का भौगोलिक स्वरूप है ये कब अस्तित्व में आया? 9 नवंबर 2000। इस समय क्या हुआ था, इस डेट को, ये आप कमेंट करके बताइए। कमेंट करिए कि इस डेट को हुआ क्या था आखिरकार, क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये स्वरूप जो है यूपी का अस्तित्व में आया 9 नवंबर 2000 को। तो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था,
कुछ क्या कोई घटना हुई थी, कुछ हुआ था, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न पे, ठीक है। यहाँ पे जितनी जितनी चर्चा हुई पर्याप्त हुई, बढ़ते हैं अगले। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया। देखिए पहले हम आप सबको पता है कि पहले उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता था, इसका नाम था संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। तो हम शॉर्ट में देखते हैं इसका नाम क्या था, इसका नाम था आपका संयुक्त प्रांत। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत, ठीक है। पहले संयुक्त प्रांत नाम था। तो आप कहेंगे पहले, सबसे पहले तो आप हमें यही बता दीजिए कि संयुक्त प्रांत अगर नाम था तो उत्तर प्रदेश इसको कब बोला गया। उत्तर प्रदेश इसका जो नामकरण हुआ प्यारा सा उत्तर प्रदेश नाम का नामकरण जब इसका हुआ वो था आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 से क्या हुआ, जो संयुक्त प्रांत था उसको उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ। क्या नाम प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश नाम प्राप्त हुआ, ठीक है। पहले तो ये, लेकिन क्वेश्चन हमारा था कि संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से, जब ये संयुक्त प्रांत था तो इसकी राजधानी क्या थी, आपकी राजधानी को इलाहाबाद, पहले इसकी राजधानी क्या थी, इलाहाबाद थी, ठीक है, इलाहाबाद थी। तो वही पूछ रहा है कि इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया, ये हम आपको बताते हैं। इलाहाबाद से इसको, इस राजधानी को स्थानांतरित किया गया लखनऊ में। कहाँ स्थानांतरित किया गया, लखनऊ में। कहाँ पे स्थानांतरित किया गया, लखनऊ में। ये हुआ कब, तो आपको ये याद रखनी कि ये घटना होती है आपकी 1921 में। 1921 में क्या होता है, संयुक्त प्रांत की राजधानी, जो उस समय संयुक्त प्रांत था वही वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश नाम कब मिला, तो 24 जनवरी 1950 को नाम मिला। और जो संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी वो 1921 में कहाँ हो जाती है, लखनऊ हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरा क्रम याद रखिए, ठीक है। हम एक बताते हैं, तो आपको ये याद रखनी है, पहले यूपी की राजधानी क्या थी, आपकी आगरा थी। क्या थी, आगरा थी। आगरा के बाद इलाहाबाद आती है, ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। इलाहाबाद आती है और इलाहाबाद के बाद आपकी ये लखनऊ आती है। कब आती है, 1858 में ये आगरा से इलाहाबाद आ जाती है, ठीक है। 1858 में ये आगरा से इलाहाबाद आ जाती है और 1921 में ये लखनऊ से, सॉरी, इलाहाबाद से लखनऊ आ जाती है। तो ये क्रम याद रखना है, आगरा से इलाहाबाद आती है, इलाहाबाद से लखनऊ आती है, ठीक है। सन उतना जरूरी नहीं है, लेकिन क्रम आपको याद रखना है कि पहले आगरा से इलाहाबाद, इलाहाबाद से लखनऊ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित होती है, तो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित होती है। ये बात आपको क्या करनी है, याद रख लेनी है, दिमाग में एकदम सेट कर लेनी है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। प्रश्न कहाँ का है, प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास का। कहाँ का है, प्राचीन भारत के इतिहास का। लेकिन क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, यूपी से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो इतिहास वाला पोर्शन होता है, इतिहास वाला टॉपिक होता है, उसके अंतर्गत ये प्रश्न समझिए। चाहे उसके अंतर्गत आया, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री समझ लीजिए, आपका रिवीजन हो रहा है, जिसके भी अंतर्गत समझना है समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से इतिहास के हमें कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। कई सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपके यूपी स्पेशल में पूछे हुए हैं। उसके साथ ही हम कुछ और चीज़ें आपको लिखवा देते हैं इतिहास के अलावा भी। वो क्या है, जैसे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ हम एक तरफ से पढ़ा नहीं रहे, आपको पहले ही बताए हैं। उद्देश्य हमारा है कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस कराना और रिवीजन कराना, उसके साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देते चलना। अब ये क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आपको ये बताना है, चलिए बताइए जिन्होंने पढ़ रखा है, कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो यूपी का एक जिला है जिसको 3 तरफ से घेरा है। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ यूपी का कौन सा जिला है, 3 तरफ से घिरा हुआ यूपी का जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। आप नहीं बताएंगे तो हम है ही, घिरा हुआ जिला, ठीक है। ये कौन सा है, बताइए किसको किसको पता है। जिनको पता है कमेंट करिए, फिर हम आंसर लिखें। तो क्या होगा इसका आंसर, ललितपुर, ठीक है। कमेंट आप लोग करते चला करिए। देखिए हम बहुत मेहनत करके आपके लिए क्लासेस बना रहे हैं, ठीक है, सब कुछ मैनेज करके, जॉब के सामने क्लास, तो थोड़ा सा चीज़ें कठिन है करना, लेकिन हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अगर संभव हो सके तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। इस टाइम में आप लोगों का थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट भी कम हुआ है, हमसे भी थोड़ी सी वो हुई, क्योंकि चीज़ें इतनी जो है, शेड्यूल इतना बिजी हो गया था कि रेगुलर आपको क्लासेस दे नहीं पाए। 3-4 क्लासेस जो बीच में गैप हो गई, बट उसको हम कवर कर देंगे। हमने बोला है, जितना हमने प्रॉमिस किया है, पता है, हम पहली बात तो ज़्यादा प्रॉमिस करते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉमिस करना नहीं इंपॉर्टेंट है, आपको पागल बनाना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमने जितना प्रॉमिस किया हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमने आपसे बोला था कि यूपी स्पेशल और ये हम कंप्लीट करवाएंगे, तो ये हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। पूरा PYQ हमने बोला था। बाकी आप लोग ज़्यादा लोड ना लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन पे फोकस करिए। हम फिर भी बोल दे रहे हैं लास्ट टाइम कि रिवीजन पे फोकस करिए, ठीक है। यही वो चीज़ है, रिवीजन ही वही चीज़ है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी। बिना रिवीजन के ज़्यादा चीज़ों को मत पढ़िए, ठीक है। और ये क्लास आपकी यूपी स्पेशल के रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका आंसर हो गया। चलिए इसी के साथ एक प्रश्न हम और पूछेंगे।
इतना प्रश्न पूछेंगे ना कि आपकी तैयारी भी चेक करते चलेंगे कि यूपी स्पेशल आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल है, सरल है, कठिन है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इंपॉर्टेंट है। बताइए उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश की सीमा कई राज्यों से लगती है, अभी हमने देखा। तो बताइए उसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस राज्य से लगती है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, ऐसे लिखिए, उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य। ये आंसर बताइए इसका, लंबी सीमा वाला राज्य किसको किसको पता है। आशा करते हैं, चलिए हम कुछ नहीं आशा करते हैं, हम सीधे आंसर बताते हैं। ठीक है, आशा किसी से नहीं रखनी चाहिए ज़्यादा। जीवन में आप भी याद रखिएगा कि आशाएं ज़्यादा लोगों से मत रखो, आशा रखनी है तो खुद से रखो। ठीक है, आशाएं टूटती हैं तो लोगों को क्या लगता है, बहुत बुरा लगता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न से पहले अभी 2-3 पॉइंट आप और लिखिए। ये बताइए, ये तो हो गया सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, लंबी वाला इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा भी कोई राज्य होगा जिससे सबसे छोटी सीमा लगती होगी, सबसे छोटी सीमा वाला राज्य। ठीक है, बाकी चीज़ें ऊपर समझ जाइएगा कि वही बात हम कर रहे हैं। तो क्या होगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, तो उसका नाम है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या नाम है उसका, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश। नोट्स आपको मिल जाएगा, लिखना है तो लिख लीजिए, मना नहीं करेंगे, टाइम मैनेज कर सकते हैं तो लिखते चलिए, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है लिखते चलिए, नहीं तो नोट्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए। अब सबसे एक यही आपको बता देते हैं रिलेट करके। देखिए सबसे लंबी सीमा अगर कोई राज्य शेयर करता है, कोई ये ऐसा फैक्ट नहीं है, बस रिलेट करवा रहे हैं आपको चीज़ें। ठीक है, अगर ये राज्य मध्य प्रदेश आपका सबसे लंबी सीमा शेयर करता है, मतलब सबसे ज़्यादा दूरी तक उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जिलों से भी तो जुड़ा होगा, सबसे ज़्यादा जिलों से भी तो जुड़ा होगा। तो ये पॉइंट भी आपको यहीं रिलेट करके लिख लेना है कि जो मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर, एक सेकेंड पेन जो है ये दूसरी लेते हैं। हाँ, इसको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जिले को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो भी मध्य प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले, सर्वाधिक जिले, सर्वाधिक जिले मतलब कितने जिले, तो उन सर्वाधिक जिलों की संख्या है 11। ठीक है, सर्वाधिक कितने, 11 जिले को कौन स्पर्श करता है, आपका मध्य प्रदेश को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो आपको याद रखना है वो भी मध्य प्रदेश है। रिलेशन कैसे बनाएंगे दोनों चीज़ों में कि सबसे लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करेगा तो सबसे ज़्यादा जो है जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, जिलों से जुड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यही था कि भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। सबको पता होना चाहिए कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा, सारनाथ में होगा। अब इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है तो जाइए, एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत बेहतरीन सी क्लास आपको बुद्ध धर्म की, जैन धर्म की, पूरी एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी टॉपिक आपका कमजोर हो, बौद्ध धर्म पढ़ना हो तो जाइए, प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यूपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो हमने यूपी स्पेशल में शामिल कर लिया है। ठीक है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण, आप देखिए गौतम बुद्ध से जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उसको सबको हम यहाँ कवर करेंगे, जो कि आपकी यूपी स्पेशल में पूछा गया है। ठीक है, अब पेपर में तो बताता नहीं है कि हम यूपी स्पेशल से पूछ रहे हैं कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो यूपी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यूपी से जुड़ा हुआ इतिहास है, तो हम यूपी स्पेशल में ही देखेंगे। ठीक है, बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी कि आपका अंतिम मुक्ति प्राप्त की। ठीक है, परिनिर्वाण का मतलब कब उनको जो है उनकी मृत्यु हुई, उनके शरीर को मुक्ति मिली। ठीक है, तो वो एज उनकी थी 80 वर्ष। आप सबको पता होना चाहिए कितने वर्ष में उनको परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, 80 वर्ष में। ठीक है, अगला है कि आदि पुराण किस तीर्थंकर, देखिए जैन धर्म में आपको पता है कई सारे तीर्थंकर आते हैं, उसमें एक तीर्थंकर थे जिनका नाम था आदिनाथ। जो आदिनाथ थे इन्हीं की जो है संत चरित, मतलब इनके संबंधित जीवन चरित्र से संबंधित जो रचना है उसका नाम है आदि पुराण। आदि यहाँ पे है और आदि यहाँ पे है। ठीक है, बाकी जैन धर्म, बौद्ध धर्म के डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने इन चीज़ों को पढ़ाया हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री वाली क्लास में। अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि अभी फिर से रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे चीज़ों का तो कोई मतलब नहीं हो, क्लास भी हमारी लंबी होगी। ठीक है, तो यूपी के जो कोर टॉपिक्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे, जो हिस्ट्री वाले हैं उनको ऐसे टिक करते हुए, मतलब जो है आंसर वो देखते हुए हम चले चलेंगे। ठीक है, बाकी आपको पढ़ना है चीज़ें तो चाहिए, बेहतरीन क्लास है, बहुत लंबी क्लासेस नहीं है, ऐसे 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट की क्लासेस हैं, आप देख लीजिएगा चैनल पे जाकर। ठीक है, 23वें तीर्थंकर पारसनाथ से जुड़ा हुआ प्रतीक क्या था। अब आप यहाँ से आप एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हैं, होमवर्क है आपका कि सब नहीं, जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आपके कौन कौन हो गए, महावीर स्वामी हो गए,
ठीक है। महावीर स्वामी का आपको बताना है, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, पार्श्वनाथ का हम यहाँ बता ही दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आदिनाथ का पता बताना कौन है, आदिनाथ का भी बताना, इनका प्रतीक क्या है। ये आदिनाथ और महावीर स्वामी, इन दोनों लोगों का प्रतीक आपको कमेंट करने के बताना है, या कमेंट मत भी करिएगा तो देखिएगा, ठीक है। इसी बहाने आप रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन में पता है, रिवीजन आपको करना सबसे दुखदायी काम प्रतीत होता है कि फिर से वही पढ़ना लगता है, याद है बाद में कर लेंगे, कुछ बाद में नहीं कर पाओगे, आ जाएगा पेपर और रिवीजन नहीं कर पाओगे आप। अगला है कि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या था, तो पार्श्वनाथ से जुड़ा हुआ जो प्रतीक था उसका नाम था सर्प। तो ऐसे याद कर लीजिए, देखिए सर्प ऐसे है ना, सर्प में भी ये वाला रा है और पार्श्व में भी, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, सर्प से जुड़ा पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ से जुड़ा कौन है, सर्प, तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन हो गया, सर्प हो गया। अगला प्रश्न है उन्नाव जिले का पुराना नाम क्या था, उन्नाव जिले का पुराना नाम क्या था, अब आपको ये बात बताना है। चलिए, पहला ऑप्शन है सवाई गोदो, अगला ऑप्शन है सत्यवादी, अगला ऑप्शन है विष्णुपुर और अगला ऑप्शन है प्रतापनगर। बताइए। तो उन्नाव जिले का आपका जो प्राचीन नाम है वो है सवाई गोदो। क्या नाम है इसका, राइट आंसर होगा सवाई गोदो। अब ये नाम कैसे पड़ा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लगभग जो है 12वीं शताब्दी में आपके चौहान राजपूत शासक थे, चौहान राजपूत थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था गोदो सिंह। क्या नाम था उनका, उनका नाम था गोदो सिंह। अब आपको समझ में आ गया होगा किसने की इसकी स्थापना, गोदो सिंह। तो गोदो सिंह जो है, ये जो उन्नाव से, ये इस एरिया का जंगल था, इस भौगोलिक प्रदेश का, वहाँ के जंगलों को साफ करके एक शहर की स्थापना की और उस शहर का नाम रखा, क्या नाम रखा, उस शहर का नाम रखा सवाई गोदो। और यही सवाई गोदो आगे चल के क्या बनता है, उन्नाव के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उन्नाव के रूप में जाना जाता है। और ये इस, अगर आपसे पूछा जाए कि ये उन्नाव नाम कहाँ से आया, तो ये आपको याद रखना है कि एक शासक थे, ज़्यादा कहानी नहीं देखेंगे, एक लोग, अब जैसे यहाँ पूछा है तो ये भी पूछ सकता है, तो उतनी चीज़ें बता रहे हैं। एक शासक थे जिनका नाम था उनवंत सिंह। क्या नाम था, उनवंत सिंह, ठीक है, उनवंत सिंह। उनवंत सिंह थे, तो उनवंत सिंह ने जो है एक और राजपूत थे उनको हराया, जिनका नाम था खंडे सिंह। क्या नाम था, खंडे सिंह, वो उस समय शासक कर रहे थे, खंडे सिंह। तो खंडे सिंह को हराया किसने, उनवंत सिंह ने हरा दिया, और उनवंत सिंह ने हरा करके इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रख दिया ऊनपुर, अपने नाम पे ऊनपुर। और यही ऊनपुर जा करके समय के साथ बाद में क्या हो जाता है, उन्नाव हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे, यहाँ पे पूछा था कि हो सके अगली बार पूछे और उसमें गोदो आपका सवाई गोदो ऑप्शन ना दे, उसमें लिख दे ऊनपुर, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऊनपुर भी उन्नाव का प्राचीन नाम है। ऊनपुर नाम उनवंत सिंह ने रखा था और सवाई गोदो नाम गोदो सिंह ने रखा था। किसने रखा था, गोदो सिंह ने रखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया था। आपको बताना है कि बड़ा इमामबाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इमामबाड़ा से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। तो बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना किसने की, तो आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका ऑप्शन क्या है कि शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, सफदरजंग और सादत अली खान, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। इसका एक दो जगह हम देखें कि सफदरजंग लिखा था एक बुक में, लेकिन वो गलत है पूर्णतया हमारे हिसाब से। इसका जो राइट आंसर होगा, इसकी इस कॉम्प्लेक्स, ये जो आपका बड़ा इमामबाड़ा है, इसका निर्माण करवाया था आपके नवाब आशफ उद्दौला ने। किसने करवाया था, नवाब आशफ उद्दौला ने, आशफ उद्दौला ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें आशफ उद्दौला का नाम है नहीं, तो हम इसमें मारेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। सफदरजंग ये गलत है। अगर आप लोगों को कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो, आपने कहीं पे ये सफदरजंग पढ़ा हो, तो अवश्य बताइएगा, ठीक है, क्या इसके बारे में, क्योंकि हम एक बुक में देखिए ये लिखा था, लेकिन वो मेरे हिसाब से गलत था। हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन लगता है इस प्रश्न के बारे में, बताइएगा। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर नवाब आशफ उद्दौला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर ब्रिटिश नियंत्रण हो गया। तो आप सबको पता होगा इलाहाबाद की प्रसिद्ध संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, किस युद्ध के बाद हुई थी, पहले तो आप ये बताइए। ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट था, इस युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। क्योंकि ये युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसने जो है सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सत्ता क्या करेगी, अब अधिकार करेगी कहाँ पे, भारत के एक विशेष राज्य में, ठीक है, इसका अधिकार हो गया पूर्णतः। तो इलाहाबाद की संधि के बारे में जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका 1764 में एक युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, आप सबको पता होगा। उस युद्ध का क्या नाम था, बक्सर का युद्ध। नहीं पता होगा तो याद कर लीजिए कि बक्सर का युद्ध आपसे पूछा जाए कब हुआ है, तो बक्सर का युद्ध होता है आपका 1764 में। कब होता है, 1764 में ये होता है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, बक्सर के युद्ध
तो चलिए देखिए, इलाहाबाद की संधि से पहले याद रखना है कि इलाहाबाद की संधि हुई क्यों थी। तो जो आपका 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? बक्सर का युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्या हुई थी बक्सर के युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और इलाहाबाद में दो संधियाँ हुई थी। एक थी, आपको एक को बोला जाता है इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि हुई थी, ये आपकी हुई थी 12 अगस्त 1765 को। कब हुई? 1765 को। किसके किसके बीच? तो आपका रॉबर्ट क्लाइव, जो कि आपका था ब्रिटिश साइड से, रॉबर्ट क्लाइव और आपके शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट थे, शाह आलम द्वितीय, उनके मध्य होती है प्रथम संधि। और जो होती है द्वितीय संधि, द्वितीय संधि होती है 16 अगस्त, इसी के 4 दिन बाद। कब होती है? इसी के 4 दिन बाद। और किसके किसके मध्य? तो रॉबर्ट क्लाइव और आपका दूसरी साइड होता है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला कौन होता है? अवध का नवाब शुजाउद्दौला। ठीक है, इनके मध्य होती है। ये बात आपको याद रखनी है। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें हम देखेंगे इतिहास में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल, तो यहाँ पे हमें कम समय में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना है, तो बहुत ज़्यादा हम घुसेंगे नहीं, ठीक है, बक्सर प्लासी में, क्योंकि वो चीज़ें इतिहास की चीज़ें हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें क्योंकि यूपी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम कर ले रहे हैं। ठीक है, यूपी स्पेशल में आए हुए प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1765, भूलना नहीं। ठीक है, क्या होगा? 1765 में। बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि आपके अमीर खुसरो किस शहर से थे? पटियाली, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा पटियाली। कहाँ से थे आपके अमीर खुसरो? पटियाली से थे। इनके बारे में आपको कुछ और भी याद रख लेना है। अमीर खुसरो के बारे में क्या पढ़ लेना है, तो देखिए लिख देते हैं अमीर खुसरो। एक दो पॉइंट देख लीजिएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी आया हुआ है। ठीक है, जितने पॉइंट हम बताते हैं सब कहीं ना कहीं PYQs होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस किया करिए। ठीक है, इग्नोर मत किया करिए पॉइंट्स को। तो इनको तूती ए हिंद के रूप में भी जाना जाता है, भारत का तोता। ठीक है, भारत का तोता, इनको उपाधि दी गई थी तूती ए हिंद की। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। इनके गुरु का नाम था निज़ामुद्दीन औलिया। आपसे पूछा जाएगा कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, ये मतलब किसके गुरु थे? या फिर अमीर, ऑप्शन में अमीर खुसरो है तो अमीर खुसरो मानना है, या फिर पूछे आपके अमीर खुसरो के गुरु निम्न में से कौन है? और अगर ऑप्शन में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, तो ये आपको याद रखना है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, और इन्होंने आविष्कार किया है दो वाद्य यंत्रों का, एक का नाम है सितार, और आपका जो तबला है उसका इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है आविष्कार। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक बात याद रखना है, जो कव्वाली गाई जाती है, जो कव्वाली गाई जाती है, कव्वाली गायकी है, उसकी शुरुआत भी इन्होंने की थी। कव्वाली की भी शुरुआत माना जाता है कि इन्होंने ही की थी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? इसको स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि आगरा से राजधानी आपकी आती है इलाहाबाद, और इलाहाबाद से फिर आखिरकार आपकी राजधानी आ जाती है लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारा उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। अब इसमें आपको बेसिकली ढूंढना है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से इसमें कौन था। पहला ऑप्शन है बख्त खां, अगला ऑप्शन है अशफाक उल्ला खान, और अगला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अगला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, और अगला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सब लोग बताइए। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका क्या नाम आंसर होगा। इसका आंसर होगा बख्त खान। बख्त खान आपके कहाँ से संबंधित थे? तो बख्त खान आपके बिजनौर जिले से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? बिजनौर जिले से संबंधित थे। अगला आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अवध किसान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध किसान सभा के बारे में हमें निम्नलिखित कथनों के बारे में देखना है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, हमें पहचान करना है सही कथन की। अब सारे कथन देखते हैं। पहला है कि 1920 में ये रूर प्रतापगढ़ में गठित हुई। इसकी स्थापना कहाँ होती है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, पहला कथन है। दूसरा कथन है किसानों के विरुद्ध तालुकदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई। अगला ऑप्शन है नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का निश्चय किया गया इसमें। अगला है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इनके मुद्दों को समर्थन किया। तो देखिए, हम पहले देखते हैं अवध किसान सभा के बारे में कौन कौन सा कथन। देखिए, पहला जो हमारा लिखा है कि 1920 में रूर प्रतापगढ़ में इसका गठन होता है, ये बिल्कुल सही है। इसका गठन होता है आपके प्रतापगढ़ में ही गठन होता है 17 अक्टूबर 1920 को। कब होता है? 17 अक्टूबर 1920 को। और कौन करता है इसका गठन, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो लिखिए कि
गठन जिन्होंने किया था उनका नाम था बाबा रामचंद्र। उनको बाबा रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। बाबा रामचंद्र ने 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ में किसका गठन किया? आपके अवध किसान सभा का। किसका? अवध किसान सभा का। और जो हमारा दूसरा कथन इसमें लिखा है कि किसानों के विरुद्ध जो तलुकदारों की दमनकारी, जो तलुकदार होते थे उनकी जो दमनकारी शोषणकारी नीतियां होती थी, उनके विरोध में ही इस अवध किसान सभा को बनाया गया था। ये कथन भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है, पहला वाला भी। अगला है कि नजराना और बेगार। नजराना बेगार, ठीक है। तो नजराना एक प्रकार के अवैध कर होते थे और बेगार का मतलब होता है कि किसी को मजदूरी दिए बिना उससे काम करवाना। भाई तुम काम करो, हम तुमको मजदूरी नहीं देंगे, बेसिकली ये होती है आपकी बेगार। तो ये उस समय होता था, उसका विरोध भी करने के लिए यह अवध किसान सभा का ये क्या था? मूल उद्देश्य था। तो ये भी है, ये कथन भी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे बहुत सारे नेताओं का ध्यान आकर्षित किया, ठीक है। और यही रीज़न है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है प्रतापगढ़ के गांवों का दौरा भी किया था इस समय, ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए। किसने दौरा किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये आपका अवध किसान सभा ये आंदोलन चल रहा था उस समय। तो ये आंसर भी राइट हो जाएगा। अगला है कि फाउंडेड बाय चरण सिंह, मतलब चरण सिंह द्वारा स्थापित। तो अभी हमने बताया कि बाबा रामचंद्र द्वारा स्थापित थी, चरण सिंह द्वारा नहीं। तो ये गलत हो जाएगा, ऊपर के चारों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि बाबा रामचंद्र ने तो इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसके बाद इसकी स्थापना में जो है जवाहरलाल नेहरू और गौरीशंकर मिश्र लोग जो भी थे, इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो कितने कथन सही हो गए? 4। तो इसका कितने कथन सही हो रहे हैं? 4, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित केंद्रों का उनके संबंधित नेताओं से मिलान करिए, ठीक है। केंद्र यहाँ पे लिखा है, एक सूची में केंद्र लिखा है। पहला केंद्र क्या है? लखनऊ। दूसरा केंद्र क्या है? इलाहाबाद, ठीक है। तीसरा केंद्र क्या है? मेरठ। चौथा केंद्र क्या है? मथुरा, ठीक है। दूसरी साइड उसके नेताओं के नाम लिखे हैं, ठीक है। दूसरी साइड क्या लिखा है? नेताओं के नाम। तो यहीं पे देखते हैं कि मथुरा हो गया आपका नेता क्या लिखा है? पहले लिखा है बेगम हजरत महल। क्या लिखा है? बेगम हजरत महल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट गलत है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारा मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। जिनको पता है इसका आंसर, सारे कहाँ के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था वो कमेंट करें, ठीक है। अगला है कि कदम सिंह। अगला है देवी सिंह। अगला क्या है? देवी सिंह। चलिए बताइए फटाफट राइट आंसर आप। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लखनऊ में, आप सबको पता है, लखनऊ के में आंदोलन का नेतृत्व 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने, ठीक है। मेरठ में किसने? मेरठ में कदम सिंह ने। और मथुरा में किसने? मथुरा में देवी सिंह ने। आपको ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, ये सब आपके यूपी स्पेशल से ही रिलेटेड है। देखिए जितने इसमें हैं स्थान सब यूपी से रिलेटेड है ना। आपके अगर हिस्ट्री में पूछता है, जो आपकी जनरल हिस्ट्री होती है, मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में, वहाँ से आपको लखनऊ इलाहाबाद। लेकिन अगर यूपी स्पेशल में वो घुस के पूछेगा हिस्ट्री से, तो मेरठ और मथुरा जैसे स्थानों का नाम भी वो पूछता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं सही था, आंसर हमने आपको बता दिया। आज का अगला प्रश्न है कि एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। आपको गलत कथन की पहचान करनी है कि इनमें से एका आंदोलन के बारे में कौन सा कथन हमारा सही नहीं है। चलिए क्या लिखा है? पहला है हमारा कि एका आंदोलन का नेतृत्व बहराइच के पासी आदिवासी किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ किया था। किसने किया था? बहराइच के पासी आदिवासियों ने। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। पहला कथन ये है। दूसरा कथन है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। मतलब जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। अगला ऑप्शन है कि इस आंदोलन को प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था। अगला ऑप्शन है कि यह आंदोलन सबसे पहले लखनऊ में शुरू हुआ और बाद में बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर तक फैला। और हमारा अगला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला बताना है, अब इसमें बताना है आपको इसमें से कौन सा कथन गलत है। क्या बताना है? कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसमें सारे पॉइंट सही हैं, बस एक ही पॉइंट गलत है, वो जो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन हमारा बी। क्या लिखा है? लिखा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में, मतलब कह रहा है जमींदार जो थे उन्होंने यह आंदोलन किया था ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ। नहीं, यह आंदोलन जो है किया गया था आपका, जो किसान थे उन्होंने किया था जमींदारों के विरुद्ध। जमींदारों या फिर जो तलुकदार या जो जमींदार थे उनके विरुद्ध किसने किया था? किसानों ने किया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व में याद रखना है मदारी पासी ने। किसने किया था? मदारी पासी ने।
और ये किस समय पूछे तो 1921 और 22 के आसपास, ठीक है। तब जमींदारों और तालुकदारों के विरुद्ध हुआ था। लेकिन ऑप्शन बी क्या लिख रहा है, ऑप्शन बी लिख रहा है कि यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में हुआ था। नहीं, नेतृत्व में नहीं, इनके अगेंस्ट हुआ था, ठीक है, इनके अगेंस्ट हुआ था। तो इसका गलत कथन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका गलत कथन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे और उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। देखिए उत्तर प्रदेश के थे, कौन थे, उत्तर प्रदेश के। इसमें से आपको बताना है कि इसमें उत्तर प्रदेश के कौन थे, उसके साथ ये भी बताना है कि जिन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत की रचना की थी। तो आप सबको पता है कि पद्मावत के रचना किसने की थी, पद्मावत के रचयिता कौन है, तो आपको पता होना चाहिए मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। और इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है आखिरी कलाम। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने के पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में काम किया था। जो आपके चंद्रशेखर जी थे वो राष्ट्रीय नेता बनने से पहले पूछ रहा है कि किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में 1955-56 के आसपास में इन्होंने काम किया था। पहली चीज़ तो क्वेश्चन से हमें समझनी है कि जो चंद्रशेखर थे इनका संबंध कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से है। हो सकता है अगली बार आपसे क्वेश्चन पूछे कि चंद्रशेखर का संबंध कहाँ से है, तो याद रखना कि मूल रूप से ये बलिया से संबंधित है, ठीक है। अब प्रश्न हमारा क्या है कि ये राष्ट्रीय नेता बनने से पहले किसी एक विशेष, इसमें जो ऑप्शन है आप में, इसमें इन राजनीतिक दलों से ये महासचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो उस राजनीतिक दल का क्या नाम है, उस राजनीतिक दल का नाम है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। क्या नाम है, उस राजनीतिक दल का नाम है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो चंद्रशेखर जी थे उन्होंने 1955-56 में जो है आपके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में काम किया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये यूपी स्पेशल की क्लास है, इसमें इतिहास क्यों पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये इतिहास नहीं है, ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ इतिहास है। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं तो हम कवर करवा रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए आज की क्लास में हमने इतने ही प्रश्नों को हमने आज की क्लास में इतने प्रश्नों को शामिल किया था, ठीक है। कुल मिला के 21 प्रश्न हैं। कंप्यूटर की क्लास में भी हम डेली 21 प्रश्न करते थे, लेकिन यूपी स्पेशल की क्लास में हम आगे से लगभग 30 प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 से 12 दिन में आपका यूपी स्पेशल में कंप्लीट करवाना है। PYQs जितने भी PYQs आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवा के कंप्लीट करवानी है। साथ में ही आपको PYQs का इतना बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करवाना है कि बहुत सारे पॉइंट आपके अन्य भी कवर हो जाएं। जैसे कि आज की क्लास में हमने कई सारे पॉइंट्स को देखा था, हम एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग करते रहिए, ठीक है। जो हमने पॉइंट बताए हैं उनका रिवीजन करवाएंगे, क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि राजकीय चिन्हों के बारे में देखा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। आपका ये वृत्त बना होता है, इसके अंदर मछली होती है 2 साइड और बीच में क्या है आपका धनुष, तीर धनुष है और ये गंगा यमुना, बीच में गंगा यमुना है, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। मीन क्या है, चितला है। जलीय जीव क्या है, गंगा नदी डाल्फिन है। पशु क्या है, बारहसिंगा है। राजकीय वृक्ष क्या है, अशोक है। अब यहाँ पे आए हैं इसीलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे हम आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। प्रश्न हमारा आज का हो गया है, डेली हमारी क्लास करने का तरीका ऐसे ही होगा, ठीक है। हम आपको प्रश्न करवाएंगे, PYQs करवाएंगे और क्योंकि ये रिवीजन की क्लास है तो साथ में कुछ आपके रिवीजन के लिए कुछ और पॉइंट्स भी हम आपको देंगे। अगर वो पॉइंट्स आपको पता है तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं पता है तो आपको क्या करना है, राइट डाउन करके रट जाना है, ठीक है। अब पेपर में आप सबको देखने के लिए मिलता होगा, पूछता है कि उत्तर प्रदेश का, पूछेगा कि ये बताइए कि गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, सब्जी उत्पादन में कौन सा स्थान है, आलू उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वो आपको याद करना है। तो उससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स आपको लिखाते हैं उत्तर प्रदेश का, हम पहले वहाँ पर लिखवाएंगे कौन सा स्थान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का किन किन चीज़ों के उत्पादन में है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का किन किन चीज़ों के उत्पादन में, उन चीज़ों का नाम है। अगर आपसे पूछे गेहूँ, ठीक है, गेहूँ, तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। 2024-25 के आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गेहूं का है। और अगर आपसे पूछे, देखिए गेहूं के साथ रोटी हो गई ना, गेहूं से बनती है रोटी, रोटी हम लोग खाते हैं, रोटी सूखी खाएंगे नहीं, सब्जी भी खाएंगे ना, तो भैया कुल सब्जी के उत्पादन में भी इनका पहला स्थान है। इनका मतलब हमारे प्यारे से राज्य उत्तर प्रदेश का कुल सब्जी के उत्पादन में भी इसका पहला स्थान है। अच्छा, अब गेहूँ, अब ये बताइए अगर कुल सब्जी, कोई भी सब्जी है जो बिना आलू के बने, तो आप कहेंगे नहीं, बिना आलू के तो सब्जी भाई पूरी ही नहीं हो सकती, तो आलू के उत्पादन में भी पहला स्थान है, ठीक है। अच्छा, आलू है। और उत्तर प्रदेश वाले आम भी बहुत खाते हैं भाई, आम का सीजन भी आ रहा है और हम लोग आम बहुत खाते हैं, तो आम के भी उत्पादन में पहला स्थान है। और यहाँ के लोग खूब बढ़िया यूपी पुलिस की दौड़ लगाते हैं, SI की दौड़ लगाते हैं, इसीलिए इनको दूध पीना बहुत जरूरी होता है। दूध पीना जरूरी क्यों है, क्योंकि भैया दौड़ना है, कैल्शियम चाहिए, हड्डियों को मजबूत करना है, तो इसीलिए दूध ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। तो दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, ठीक है। और ठंडियों में खूब गन्ने का शरबत भी पीते हैं, सॉरी गर्मियों में क्या है, उत्तर प्रदेश वाले बहुत शरबत पीते हैं भाई। जहाँ पे देखिए आजकल तो हर जगह अभी गर्मियाँ चल रही हैं, जगह जगह जो गन्ने वाली वो होती नहीं मशीनें जो गन्ने का जूस निकालती हैं, जगह जगह आपको मिलेंगी। तो अब
इतनी कहानी का कोई मतलब नहीं था। कहानी इसलिए बताई दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको याद आएगा, अच्छा यूपी वाले क्या खाते हैं, खूब रोटी खाते हैं। रोटी तो सूखी खाएंगे नहीं, किसके साथ खाएंगे, सब्जी के साथ खाएंगे। अब सब्जी बिना आलू के कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। आम और गन्ना खाने में, आम का जूस और गन्ने का जूस दोनों हम पीते हैं। दूध जरूरत हो जाती है हमारी, क्यों, क्योंकि हमें दौड़ना है, यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी करना है। योगी बाबा की कृपा से भर्तियों पे भर्तियां आई जा रही हैं, तो खूब दौड़ना पड़ेगा ना। तो ये प्रथम स्थान हो गया, इतनी चीज़ों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रथम स्थान के बाद द्वितीय स्थान भी याद करना जरूरी होता है, क्योंकि द्वितीय स्थान से भी क्वेश्चन आता है। जब उसको पेपर कठिन बनाना होगा, दूसरा ही नहीं तीसरा स्थान भी पूछेगा। देखिए गेहूं हम सबसे ज़्यादा खाते हैं ना, खाते तो इलाहाबाद वाले चावल भी हैं। ठीक है, देखिए जो स्टूडेंट होते हैं इलाहाबाद के, जो हम लोग भी वहाँ रहते थे, तो बढ़िया दिन में क्या पता है, दिन में बढ़िया बनता था दाल चावल चोखा। सबको आपको पता होगा, एकदम विख्यात है कि इलाहाबाद में कोई रहता है वो दिन में दाल चावल ना बनाया हो, रात में रोटी सब्जी फिक्स है। तो देखिए गेहूँ ज़्यादा खा ले रहे हैं, रोटी ज़्यादा खा रहे हैं, तो चावल कम ही खाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पेट इतना निकल आएगा, क्या भरोसा। ठीक है, और आजकल सब भाई बहुत ज़्यादा अपने शरीर को भी ध्यान देने लगे हैं, पेट वेट नहीं निकलना चाहिए, तो गेहूँ इसीलिए चावल कम खाने लगे हैं यूपी वाले। ठीक है, और यूपी वाले चीनी तो वैसे खाते जाता है, लेकिन जब गन्ने का जूस पी लिए तो अब क्या करेंगे, चीनियाँ कम खानी पड़ेगी ना, नहीं शुगर हो जाएगा। तो गन्ना तो पी लिए हैं पहले से ही, तो चीनी इसीलिए कम खाते हैं, इसीलिए चीनी के दूसरे स्थान पे आ गए उत्पादन में। और अमरूद, ये लोग अमरूद, आम पहले आम ज़्यादा खा लेते हैं, तो अमरूद कहते हैं, चलो ठीक है, अमरूद और आंवला। अब ये बताइए कि आंवला जो है कहाँ, किस जिले में ये आंवला उत्पादन विख्यात है, कौन सा जिला भारत का, सॉरी भारत का नहीं, आपके यूपी का कौन सा जिला आपका प्रसिद्ध है आंवला उत्पादन के लिए। तो आंवला हो गया, अमरूद हो गया, इसमें क्या है, सेकंड स्थान है। ठीक है, यूपी का। अच्छा, और आपको याद रखना है बाजरा। ठीक है, बाजरा भी याद करना है और सरसों भी याद रखना है। बाजरा और सरसों के उत्पादन में भी आपकी यूपी का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। अब हम देखते हैं कि किसके किसके उत्पादन में तीसरा स्थान है, तृतीय स्थान। ठीक है, तृतीय स्थान किसके किसके उत्पादन में, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो तृतीय स्थान आपका इसके यूपी का है तंबाकू में। यूपी वाले तंबाकू बिल्कुल नहीं खाते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। तंबाकू उत्पादन में अरहर जानते हैं, अरहर की दाल, अरहर में तीसरा स्थान है हमारा, तंबाकू में तीसरा स्थान है। ठीक है, बाकी चलिए ये दो याद रखिएगा, बाकी यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा तो कर लेंगे, जितना हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है हमने बता दिया। कुछ आपको और इंपॉर्टेंट लग रहा हो तो आप लोग भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये हुए जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, अगर कुछ, हाँ अब हम आपको कुछ देंगे होमवर्क। ठीक है, क्लास तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, हमने कुछ एक्स्ट्रा भी चीज़ें आपको बताई, क्वेश्चन भी करवा दिए लगभग 21। ठीक है, अब बताना आपको है कि आपको अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो क्लास को ऐसे ही कंटिन्यू रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है, अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहेगा तभी क्लास बनाएंगे। अगर कोई देख ही नहीं रहा क्लास तो बनाने का क्या मतलब है। ठीक है, तो बताइएगा आप लोग क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी हो तो बढ़िया लाइक करिएगा क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले। आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, बढ़िया बेहतरीन तरीके से क्लास बनाएंगे। क्लास में कोई कमी लगी हो, कोई दिक्कत लगी हो, कुछ भी आपको सुझाव देना हो, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। जितने प्रश्न पूछते हैं उसका भी आंसर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, होमवर्क भी देंगे। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था ना, बच्चों को होमवर्क मिलता था, लेकिन अब क्या हो गया है, हम लोगों को, चाहे हम लोग हो या फिर छोटे बच्चे हों, ऑनलाइन क्लासेस में ना तो किसी को होमवर्क मिलता है ना कोई होमवर्क करता है, लेकिन हम आप लोगों को होमवर्क देंगे। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। होमवर्क देंगे, आप खोजेंगे कॉपी में खोजेंगे, ऑनलाइन खोजेंगे, कहीं खोजेंगे, तो दिमाग में आपके रिवीजन होगा चीज़ों का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इनको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ऐसे हो सके सीधा सीधा प्रश्न आपके पेपर में रिपीट हो जाए, फिर आप सोचेंगे कि अरे उस समय बोला गया था, अगर हम देख लिए होते तो रिवीजन हो जाता। कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप और लिखिए, कौन सा क्वेश्चन, हाँ अभी बहरहाल वो तो हमने बता दिए हैं। आपको ये बताना है कि जो आपका बिहार राज्य है, ठीक है, बिहार राज्य की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है, यूपी के कितने जिलों को स्पर्श करती है, ये आपका आज का अगला क्वेश्चन है, स्पर्श करती है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको, इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, उसके बाद क्लास में कोई सुझाव देना हो, क्लास में कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, बिल्कुल आप बताइएगा। पीवाईक्यूज़ की हमारी क्लास है, हमने बताया कि लगभग 300 से 400 के बीच पीवाईक्यूज़ करवाने वाले हैं रिवीजन के लिए, और पढ़ने के लिए बेस्ट क्लासेस होने वाली हैं। पीवाईक्यूज़ बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसमें पूरा करवाया जाएगा।
आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, बेहतरीन तरीके से क्लास को खत्म किया जाएगा। अगर आपको क्लास का PDF नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा से जुड़ जाइए, जो साथी पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों के लिए बता दें जो पहली बार आए हैं कि आप चैनल पे चले जाइए, कंप्यूटर की बढ़िया PYQs की पूरी सीरीज पड़ी हुई है, कर लीजिए। कंप्यूटर में आप 10+ क्वेश्चन सही करेंगे और इन्वायरमेंट बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ गया है। और इन दोनों क्लासेस के PDF आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगे। कहाँ पे मिलेंगे? हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे। और जो हमारी यूपी स्पेशल की क्लास चल रही है इसका भी PDF आपके हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं आप सबसे फिर से किसी नई क्लास में। आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।